Hello everyone and welcome back to our free answer writing workshop of GS3. This is our lecture 2. As you all know हमने lecture 1 में ये डिस्कस किया था कि आप आंसर्स को कैसे लिखेंगे. ठीक है, अगर आप स्टार्टर्स हो, बिगिनर्स हो, आपने आंसर को कैसे फ्रेम करना है. जिन जिन बच्चों ने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है दे कैन वॉच द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है कि आंसर्स को कैसे लिखा जाए. आज की क्लास में आपके पास हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक तो आंसर देने वाली हूँ लिखने के लिए, एंड सेकंड पहले हम जो है एक PYQ को डिस्कस कर लेते हैं. हम ये समझते हैं कि आपके पास अगर क्वेश्चन आता है आपने कैसे उसको टैकल करना है. फिर हम जो है करंट रिलेटेड एक इशू देखेंगे और उसी इशू से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको आपने आज आंसर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है PYQ, दैट इज एग्जामिन द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया post the 1991 challenges of unemployment and skill development. So it is related to the 1991 के बाद आपके पास जो LPG रिफॉर्म्स आए उसमें आपके पास क्या बेनिफिट्स हुए, एट द सेम टाइम क्या चैलेंजेस फेस किए कंट्री ने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1991 के बाद कैसे रही. 1991 के बाद एज यू ऑल नो दैट कि लिबरलाइजेशन आया था. तो लिबरलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग की वजह से आपने ये देखा कि आपके जो भी ट्रेड बैरियर्स थे वो इमेंसली फॉल डाउन हुए. इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल्स थे, फार्मास्यूटिकल्स थे, then there was services sector, IT sector, all these sectors saw a very rapid growth. ठीक है, और इन सब की आपने एक रैपिड ग्रोथ देखी, इंटीग्रेशन विद द वैल्यू, ग्लोबल वैल्यू चेन्स हमें देखने को मिली. बट एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस भी हमने आगे अपने सामने देखे, जैसे कि चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आपके पास ग्रोथ तो रैपिड थी पर ये रैपिड ग्रोथ जो है ये ड्रिवन थी बाय योर सर्विसेज सेक्टर, बट जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आपका लॉकडाउन कर रहा था. इसकी वजह से आपने इस सेक्टर को देखा, इस टाइम को देखा एज अ जॉबलेस ग्रोथ. प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आपके पास लेबरर्स आने थे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से सरप्लस लेबरर्स आने थे, वो उसको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाया बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेजरली फेल हो गया. फर्दरिंग इसकी वजह से आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है इंक्रीज हुआ. स्किल डेवलपमेंट में चैलेंजेस आए बिकॉज जो स्किल थी लोगों में वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी कि वो सर्विसेज सेक्टर जो है उसको अब्जॉर्ब कर पाए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ. तो आपने देखा कि लिमिटेड रीच ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग थी, एंड एट द सेम टाइम आपने देखा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ऑटोमेशन है, सर्विसेज सेक्टर है, उसने ओवरटेक कर लिया और इसकी वजह से जो है स्किल डेवलप अच्छे से नहीं हो पाई. यहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा मेंशन है, जो हमने प्रीवियसली पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं उसी से रिलेटेड डेटा यहाँ पे आपको गिवन है. जैसे कि 1991 रिफॉर्म्स के बाद में ग्रोथ जो है एवरेज ऑलमोस्ट 6 to 7% रही. इनफ्लोज इंक्रीज हुए अबाउट $100 million जो कि रहते थे फ्रॉम in 1991 to around $70 billion and more. ठीक है, बट एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट rather than the fact कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए थी, इस टाइम पे आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही थी या फिर स्टैग्नेंट हो रही थी, बिकॉज क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो काफ़ी कम था. जो माना गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी सरप्लस आपका लेबर होगा वो अब्जॉर्ब होगा बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट वो हो नहीं पाया. ओवर 90% ऑफ द वर्कफोर्स जो है इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ डायरेक्ट हुई और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिली, विच इज स्टिल अ चैलेंज इन द प्रेजेंट इंडिया. बाकी आपने देखा कि स्किल डेवलपमेंट जो है ओनली 5% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स हैज़ फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग वर्सेज 50 to 70% इन कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड जर्मनी. ठीक है, तो ये सारा मिसमैच की वजह से हम अभी भी देख रहे हैं कि दो LPG रिफॉर्म्स की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए थे कि हमारे पास जो है बहुत सारी सेक्टर्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, इसमें इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर की तरह आगे आया. बट एट द वेरी सेम टाइम क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, इसकी वजह से ये देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आपने लैग्स दिखे. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई और स्किल डेवलपमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. तो ऐसे आपने इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर करना था. लास्टली हम जो है करंट एक क्राइसिस देख लेते हैं.
आप सबको पता है वेनेजुएला में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना जो है काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। पहले हम ये समझते हैं कि वेनेजुएला में क्राइसिस आई क्यों, फिर हम ये देखते हैं इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और इंडिया इससे क्या लेसन्स ले सकता है। सबसे पहली बात, वेनेजुएला जो एक कंट्री है, आपको पता है साउथ अमेरिका में एक कंट्री प्रेजेंट है, और ये जो है ऑलमोस्ट दुनिया का इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, एंड इसकी जो आप देख सकते हो इनकी इकोनॉमी 90% डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, ऑयल के ऊपर, ठीक है। तो दिस इकोनॉमी वाज हाईली डिपेंडेंट ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड मेकिंग इट वल्नरेबल टू द ऑयल प्राइस शॉक्स। तो क्या था कि वेनेजुएला की जो इकोनॉमी थी उन्होंने वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी, क्योंकि एक ही सेक्टर की वजह से, एक ही सेक्टर के ऊपर अगर उस सेक्टर में कुछ भी क्राइसिस आते तो वेनेजुएला की इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर जाती। तो द की इकोनॉमिक कॉजेज और द की कॉजेज फॉर दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इज फर्स्टली ओवर डिपेंडेंस। जब भी आप किसी एक सेक्टर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हो तो कंट्री बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है, और यही हमें वेनेजुएला के केस में दिखाई दिया, ठीक है। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ऑयल प्राइसेस अगर थोड़े भी जो है फ्लक्चुएट करते, वेनेजुएला के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता। सेकेंड इज मिसमैनेजमेंट और एंड द पॉलिसी फेलियर्स। एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल था, इसकी वजह से मार्केट जो है अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रही थी। थर्डली इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे ही इन्फ्लेशन स्ट्राइक हुई, गवर्नमेंट ने सोचा कि वो मनी को प्रिंट करेंगे, ठीक है। मनी को प्रिंट करने की वजह से क्या हुआ, एक सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन देखी गई, ठीक है, मिलियंस ऑफ परसेंट वाइपिंग आउट द सेविंग्स। एंड लास्टली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट एंड क्राइसिस, क्योंकि डेट इतना ज़्यादा था उसकी वजह से आपने देखा कि वेनेजुएला बिल्कुल एक क्राइसिस में फॉल डाउन हो गया। अब अगर आप देखो कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, पहली बात, इंडिया जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंपोर्टर्स है ऑयल का फ्रॉम वेनेजुएला। जब सैंक्शंस लगी तो इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिया को जो है अपना दूसरे रिजर्व्स की तरफ मूव करना पड़ता है, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ देखना पड़ता है, एंड एट द सेम टाइम इंडिया की जो एनर्जी इंपोर्ट है उसके ऊपर भी अनसर्टेनिटी आ जाती है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो भी इंडिया की जो ट्रेड्स है वो भी एट रिस्क है, जो भी वेनेजुएला में प्रोजेक्ट्स है दोज आर एट रिस्क। एंड डिप्लोमेटिक पोजीशन में अगर देखा जाए, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रहा है, और उनका एम है कि जो इंडियन नेशनल्स है उनको जैसे भी करके सेव किया जाए। तो इंडिया इस क्राइसिस से क्या लेसन्स ले सकता है कि हमेशा अपने कभी भी जो एग्स है एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, मतलब कि कभी भी एक सेक्टर के ऊपर फुल्ली डिपेंड होना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इंडिया जैसी राइजिंग कंट्रीज ये जो है एग्जाम्पल ले सकती है वेनेजुएला की इकोनॉमी से। तो हमने पूरी क्राइसिस को ब्रीफली समझा, ठीक है। आप पॉज कर सकते हो, जो भी स्लाइड में दिया है वो एक बार पढ़ सकते हो, और उसको पढ़ने के बाद आई वॉन्ट कि आप सब के सब इस क्वेश्चन को आंसर करो, दैट इज एग्जामिन द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ क्राइसिस इन वेनेजुएला. What lessons does it offer to resource-rich developing economies like India? Also discuss its impact on India. So I want everyone कि जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, हमने क्योंकि इसको डिस्कस भी कर लिया है, आप इस क्वेश्चन को आंसर करो, राइट इन 1.5 पेजेस, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को लिखो, आराम से इसको देखो, समझो जो हमने पढ़ा है। आई वॉन्ट कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखो। बाकी लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था, हमारे एक स्टूडेंट है विशाल, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको आंसर किया। अगर आप देखोगे इन्होंने पूरी तरीके से वो फॉलो किया है, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन लिखना है, देन यू हैव टू डिवाइड इन सर्टेन पार्ट्स। आपने हर एक पार्ट में पॉइंट्स के फॉर्म में इन्होंने प्रोवाइड किया, ग्राफ प्रोवाइड किया। देन इन्होंने जब आंसर को कंक्लूड करना था तो इन्होंने एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ इसको कंक्लूड किया। सो इट वाज अ वेरी नाइस अटेम्प्ट, ठीक है। तो आई वांट आप सब के सब बच्चे जो है इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्या पता नेक्स्ट क्लास में हम आपके ही क्वेश्चन को डिस्कस करें। सो आई होप आप सब इसको अटेम्प्ट करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड डू अटेम्प्ट दिस, थैंक यू।